समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा पे हूं। 6 महीने बाद, लगभग कुछ महीने बाद 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और इस बार जनता की माने तो सपा और भाजपा में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच जनता की क्या राय है, अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम रामगंज चौराहे पर मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार वो यहाँ से किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं या किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ एक चाचा जी हैं और हम चाचा जी से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। अब की बार यहाँ कैसा माहौल आपको दिख रहा है? अब की बार भाजपा की माहौल रहेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। क्या भाजपा का कोई काम जो पसंद आया हो? पूरा काम, सामूहिक काम, पर्सनल तो किसी के लिए कोई काम भले न हो, लेकिन सारी वर्ड उनको जो है उनके कार्यों से अनभिज्ञ नहीं है। अगर हम इसी चौराहे पे देखें तो ये जो रोड दिख रही है पूरा धूल उड़ रहा है इस समय, शाम के समय तो धूल उड़ रहा है। तो वो मुख्यमंत्री वहाँ के लोकल विधायक जब कर्मचारी और जनता खुद चोर रहेगी, जाति समीकरण जब तक खत्म नहीं होगा और हाँ वो नहीं सृजित नगर पंचायत है और नगर पंचायत में कार्य चल रहा है, लाइन की खुदाई चल रही है। अभी 6-7 महीना पहले नगर पंचायत घोषित हुआ है और इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है और बरसात के बाद रोड की दशा हर जगह खराब हो जाती है। सरकार ने सारे गड्ढों का भरने का निर्देश दे दिया है, टेंडर आ रहे हैं, सड़कों पे तीव्र गति से काम चल रहा है और चुनाव क्या 1 महीने तक सारे गड्ढे भर उठेंगे, जो डैमेज सड़कें हैं बन जाएंगी। अब ये नगर पंचायत का जो आपको धूल दिख रहा है तो काम चल रहा है, आप ये भी देखे होंगे, जेसीबी कहीं लगी होगा, कहीं ट्रैक्टर लगे होंगे। ये बिजली के खंभे गड़ रहे हैं दोनों तरफ, जो इनका बिजली के लाइन सही हो रहे हैं। दिवाली तक इनको जला देना है, बत्ती जल जाए दिवाली तक, जो एक हिंदू धर्म में दिवाली के मौके पे बहुत ही सनातन धर्म में शुभ माना गया है, दीपक का जलना। तो हम लोग भी सोच रहे हैं हमारे नगर पंचायत में दीपक जल जाए, अच्छी बात होगी, हमारे भी नगर पंचायत का तीव्र गति से विकास हो। हमारे यहाँ तो वर्तमान में मोती सिंह ग्राम विकास मंत्री हैं, तो उनके क्षेत्र में तो बिजली की न समस्या है, होता है समस्या हर जगह हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राम राज है, लेकिन बड़े शांति से, जो यहाँ अपराधीकरण हो गया था अन्य सरकारों की तरह नहीं है। अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखे होंगे कि लगभग 7-8 महीने से फ्री अनाज जनसेवा सरकार कर रही है। कभी 1 साल कभी हुआ था क्या? मैं तो अपनी लाइफ में नहीं जानता हूँ कभी हुआ है। लोगों को गैस के लिए, मैं सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ, सांसद सीएन सिंह का, और गैस के लिए एमपी कोटे से हम लोगों को दिया जाता, जिसको दे देते थे वो अपने को बहुत वो समझता था कि मेरा जो है गैस का कनेक्शन हो गया। आज घर घर गैस कनेक्शन बांट रही है सरकार। बात गैस की अगर करें तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना आई थी, उसके तहत गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया, लेकिन गैस इतना महंगा हो गया है, लगभग 1000 रुपये प्रति सिलेंडर है। कहीं ना कहीं आज वो सिलेंडर गरीब परिवारों में कूड़े का ढेर बन गया है, क्योंकि कोरोना जैसे संकट में, महामारी में उनके पास आर्थिक तंगी है। और सच्चाई तो ये है कि कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं वो उसको बेच करके अपनी जीविका का पालन कर रहे हैं। आपका कहना सर्वत्र अन्यथा है, गलत है, ये टिप्पणी उचित नहीं है। आज एक व्यक्ति कोटे की दुकान पर चले जाइए, पल्सर से, बुलेट से 2 रुपए का गेहूं ले जाता है। अब पेट्रोल कितने की जलाता है? 50 रुपए के एक आदमी पुकार खाता है। मोबाइल हर घर है, खर्च की बात नहीं है। मैं मानता हूँ आपका ज़मीन का रेट बढ़ेगा,
200 रुपये से 300 रुपये मजदूरी का रेट होगा तो क्या गवर्नमेंट जो है फ्री का जो सब बांट रही अपने घर से नहीं बांटेगी? हमारे ही आपके टैक्स से पैसे से हमको आपको वितरण करती है और सारी व्यवस्था सरकार की चलती है, कोई सरकार घर से नहीं लाती। तो हमें आपको भी इस विषय में समझना पड़ेगा। बात अगर करें तो शौचालय की, स्वच्छता अभियान की, उसके तहत फ्री में शौचालय दिया गया, लेकिन आज दलित बस्तियों की ये दशा है कि लगभग 80% शौचालय बंद हो चुके हैं। उसका कारण यह है कि लागत कम होने की वजह से सही निर्माण नहीं हो सकता। हम आपकी इस बात से सहमत हैं। इसमें मॉनिटरिंग नहीं की गई और सारे खंड विकास अधिकारी हों, ग्राम विकास अधिकारी हों या प्रधान हों, सारे लोगों ने लूट मचा के रखी। लेकिन हमें आपको भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ लैट्रिन बन रही है तो मानक से बनना चाहिए। ठेकेदारी करके इसको इस योजना का बिल्कुल मटिया मेट कर दिए हैं। आपकी इस बात से हम सहमत हैं। आपने बताया, आपको मिली थी तो आपने बताया, शिकायत किया कि हमारी लैट्रिन जो है हमको, तो आप पैसा ले लिए उसको दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं, और जिस मानक से दिया गया है उसी मानक से तो आपको बनाना भी तो है। अब उसमें आप संगमरमर बिछाएंगे तो मानक कहाँ पूरा हो पाएगा? वो बनाया गया है, सरकारी मानक है कि इतने में लैट्रिन बन जाएगी, काम चालू हो जाएगा, आप काम चलेगा। हाँ, इनकी सरकार बनते ही एंटी रोमियो आया और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर आया, लेकिन आज सर्वे की माने तो कहीं न कहीं महिला अपराध में यूपी टॉप 10 में है। हर विकासशील देश में अपराध का ग्राफ हमेशा बढ़ा है। पहली डकैती इंग्लैंड में पड़ी है, विकसित अमेरिका में पड़ी है। हम तो विकासशील हैं, तमाम स्थितियों से गुजरते गुजरते तब हम विकसित होंगे। हमारे यहाँ जो कानून सड़े गले पड़े हैं उसमें सुधार की आवश्यकता, धीरे धीरे जो कमियां होगी निकलेंगी, एक दिन में कुछ नहीं बनता है। जनसंख्या वृद्धि है, उस पर भी तो कंट्रोल है, वो भी कानून कोई पालन कर रहा है, हैं? जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? आप 1 बच्चे 2 बच्चे अनिवार्य है, फिर भी आप मान रहे हैं। तभी बंद करना लगेंगे तो आप कहेंगे सरकार ने कानून लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, अब तो कानून आ गया है, हम दो हमारे दो। जारी नहीं हुआ, आ गया है, जब हो जाएगा उसके बाद भी मानेंगे, हैं? आप सरकारें 5 साल की योजना बनाती हैं। 5 साल के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो है चुनाव होता है लोकतंत्र में। 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं, 5 साल की योजना बनाती हैं। हमने बना दिया योजना कि हमारी जनसंख्या इतनी है, इतनी जनसंख्या में हमको इतना पानी चाहिए, इतना अनाज चाहिए, इतना हवा चाहिए। हमारी जनसंख्या 5 साल बाद बढ़ जाती है। तो अब जितनी जनसंख्या बढ़ गई, वो लोग तो अनाज के लिए और सारी दिक्कतों को उनको उससे 4 होना पड़ेगा। एक लॉन्ग लाइफ योजना हमको बनानी चाहिए जो हमारी 50 साल 100 साल तक चले। लेकिन सरकारें बदल जाती हैं तो पिछली सरकारों की योजनाएं वो गड्ढे में डाल देती हैं, वो अपनी योजनाएं चलाकर वोट बैंक की राजनीति करती हैं। कहीं न कहीं अगर हम बात करें क्राइम की, तो क्राइम के दुनिया में भाजपा सरकार का एक अहम स्थान, योगी सरकार का एक अहम स्थान है। लगभग जितने माफिया हैं वो जेल के अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस सरकार में शांति व्यवस्था कायम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। आज अपराधी तो हैं, लेकिन जो जेल में बैठ के जो एक माफिया राज चलता था, सरेआम चौराहों पे लोगों को काट दिया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बिल्कुल बंद हो गया है, कहीं न कहीं हो रहा है चोरी छिपे, लेकिन बड़े स्तर का जो ग्राफ है। आपके यहाँ इन्वेस्टर कोई उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आता था? 500 करोड़ का कोई ठेका लेके आया, बड़ा माफिया आके बैठ गया, साले इतना पहुँचा दो। थोड़ा मैं अपने शब्दों पर अंकुश नहीं रख पाया, इतना पहुँचा दो नहीं तो काम तुम्हारा नहीं होगा। इस पे किसी सरकार ने रोक लगाने की हिम्मत नहीं करी। आज इन्वेस्टर आ रहा है, काम कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं उसके कार्य को रोक दिया जाए। और कार्य का मानक भी पिछली सरकारों की तरह नहीं है।
मानक से काम हो रहा है और निश्चित रूप से हम प्रगति पथ पर हैं। अगर इनके चुनावी वादे की बात करें तो इन्होंने राम मंदिर निर्माण और रोजगार वादा किया था। राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, लेकिन रोजगार का जो वादा किया था कहीं न कहीं अपने वादे से बहुत पीछे हैं। इसमें 50% बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है इन्होंने। अरे देखिए 69,000 नियुक्ति की गई, 68,000 नियुक्ति की गई और सब फेस नियुक्तियाँ हुई हैं इतना, और वही हुए हैं जो योग्य हुए हैं, योग्य। और आज इनकी सरकार में आप देखिए 2-2, 3-3 ठे PCS बन जाते, 2-2, 3-3 ठे परीक्षाएं पास करके, हैं तो टेट पास कर रहे हैं। और टेट पास, मैंने इस पर आज कुछ सर्च किया है। भारत में 33 बच्चे प्रति मिनट, 1980 बच्चे प्रति घंटा, 47,520 बच्चे प्रतिदिन, 173, 44, 800 बच्चे प्रति वर्ष पैदा हो रहे हैं। 1,73,44,800 कहाँ से आएगी इतनी नौकरी? 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, 20% सी 25 करोड़ बिना आधार के हैं, 4 करोड़ बांग्लादेशी, 1 करोड़ रोहिंग्या, अर्थात हम सब 150 करोड़ पार हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक संभव नहीं है। सबको रोजगार देना, सरकारी सुविधा बराबर उपलब्ध हो, ये संभव नहीं। स्वरोजगार जब तक हम नहीं, सरकारी लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? प्राइवेट नौकरियों में, जॉब में मेहनत करना पड़ता है, पैसा इनसे ज़्यादा है। सरकारी नौकरियों में लोग इसलिए भागते हैं कि चूँकि काम नहीं करना पड़ता है, बैठ के मलाई खाने को मिलेगी। सरकार बीमार हो फिर भी कुछ हो जाएगा तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, मेरी नौकरी नहीं जानी है। लेकिन प्राइवेट में आप काम नहीं करेंगे, जैसे आप किसी चैनल में हैं, भेजा, यदि आप की कर्तव्य विमूढ़ बैठ जाएंगे तो चैनल वाला बोलेगा भैया जाओ, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट के चैनल में हो, महीनों बैठे रहो, किसी नेता का जो है मुखार बिंदुओं से अपने थोड़ा सा वाहवाही कर लो, सब ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहो, आपकी सैलरी पक्की है। आप बताइए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं प्राइवेटीकरण के ही नाते ना। अगर आप सरकारी हो तो इतनी मेहनत करना पड़ता आपको, तब तो आप स्वयं देख लीजिए कि मेहनत करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको सरकारी बुलाएगी। तो आप मेहनत कर रहे हैं ना, अपनी कार्यदक्षता हर जगह रहेगी। नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार निजीकरण करते जा रही, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में। निजीकरण करना कौन सी बुरी बात है? अरे काम करो, पैसे, जब तुमको काम करना तो निजीकरण से डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो भाई? निजीकरण, काम करो, पैसा लो। वो तो है नहीं कि निजीकरण में तो और पैसा दे रही है। और निजीकरण करना सही है? कहीं बिल्कुल सही है, निजीकरण काम ले, काम करा, एकदम बिल्कुल सही है। आप क्या कहें? निजीकरण में जो हमारे सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनका नहीं होना चाहिए। अगर उनका निजीकरण किया गया तो हमारी सेक्रेसी दूसरे देशों को लीक आउट होगी। ऐसे ही एक मुद्दा अभी हाल ही फिलहाल में बात करें, रांची का है। हाँ, क्या करें? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रक्षा है, इस पे निजीकरण नहीं चल पाएगा। इस पे निजीकरण करने से नुकसान है। बात अगर की जाए राम मंदिर की, तो राम मंदिर निर्माण हो चुका है। राम मंदिर निर्माण हुआ, 370 धारा खत्म हुई। आज कश्मीर में लोग जो किसी की हिम्मत नहीं थी, डरते थे, तो तमाम डिसीजन लेना, एक परिवार को चलाना बहुत, मतलब एक परिवार में सबको संतुष्ट नहीं किया जाता, तो प्रदेश और इंडिया है। बात करें अगर हम रांची की, झारखंड की, तो वहाँ 2017 में भाजपा की रघुवर दास जी के नेतृत्व में नक्सली क्षेत्रों से आदिवासियों को, 2500 आदिवासियों को अनुबंध पे, संविदा पे पुलिस में भर्ती किया जाता है। और 3 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, हेमंत सरकार आती है जेएमएम की, और आज वो सहायक पुलिसकर्मी महीनों से धरना स्थल पर बैठे हैं। कहीं न कहीं अगर नौकरी छूट जाती है उनकी, उन्हें वापस घर जाना पड़ेगा, और ऐसे में घर जाना पड़ेगा तो नक्सली क्षेत्र से हैं, नक्सलियों का दबाव आएगा। अगर वो नक्सलियों से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए मिल जाते हैं तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा के साथ एक चूक होगी। आप राष्ट्रीय
स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। मुझे इतना नहीं मालूम है उन, लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि सरकारें लोगों को सुधारने के तमाम प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से जो रास्ते से भटक गए हैं उनको हम रास्ते पे लाएं। तो इस प्रकार की तमाम योजनाएं सरकारें विभिन्न तरीके से हर प्रदेशों में चलाती हैं। उसी के अंतर्गत ये रहा होगा कि कुछ लोगों को जो है रोज़गार से सरकार के लाइन में जोड़ा जाए। अगर सरकारें वहाँ परिवर्तित हो गईं, बदल गईं और उन लोगों को हटा दिया गया, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। जैसे उनको संविदा पे करना चाहिए था या परमानेंट? सेना विभाग में किसी भी प्रदेश में अब तक संविदा पे पुलिसकर्मी नहीं हुए। प्रादेशिक सेना का विकल्प तो है। एक प्रादेशिक सेना होती है मिलिट्री में, जिसमें प्रादेशिक सेना में लोग भर्ती किए जाते हैं, फिर तमाम प्रशिक्षण दे के उनको मुख्य सेना में शामिल किया जाता है। जैसे नक्सली बेल्ट मान लीजिए, जम्मू कश्मीर मान लीजिए। ऐसा चूँकि वहाँ का जब तक क्षेत्रीय व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा तब तक आप वहाँ के भौगोलिक स्थिति से अवगत नहीं होंगे। इसलिए ऐसे क्रम में सरकारों ने किया होगा। ठीक है, धन्यवाद।